हेलो बच्चों, आज मैं डॉक्टर लता अग्रवाल। आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर के पेपर 1 मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के टॉपिक एन आउटलाइन ऑफ ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज राइट फ्रॉम 1858 टू 1892 अर्थात भारत में जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद बढ़ा उसके बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, सबको आपको पता है कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी महारानी रानी विक्टोरिया से परमिशन प्राप्त कर भारत में 1606 में आई थी। हॉकिंस उसके कैप्टन थे। उस समय इनको व्यापार करने की अनुमति प्राप्त नहीं हुई थी, परंतु जहांगीर के समय थॉमस ने अजमेर में आकर के व्यापारी कंपनी के अधिकार या व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर ली थी। तब से ये लोग व्यापार कर रहे हैं और धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने फूट डालो राज करो की नीति या अपने स्वार्थपरता के साथ साथ उसने अपनी सहायक संधियों के माध्यम से तथा युद्धों के माध्यम से पूर्वी और दक्षिण भारत को जीत कर या उस पर अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के बाद में उसने अपना साम्राज्य धीरे धीरे संपूर्ण भारत पर स्थापित कर लिया। परिणामतः भारत के प्रति शोषणात्मक नीति, भारत की सामाजिक रीति रिवाज परंपराओं में हस्तक्षेप करने के कारण 1857 की क्रांति हुई। और 1857 की क्रांति मूलतः धार्मिक भावनाओं को या विचारों को आहत करने पर हुई, जो सूअर व गाय की चर्बी के कारतूस से संबंधित रही थी। 1857 की क्रांति प्रारंभ होने के बाद यह निरंकुशता से कुचल दी गई और 1 नवंबर 1858 को ईस्ट इंडिया कंपनी के जीतने के बाद महारानी ने इलाहाबाद में एक घोषणा पत्र जारी किया और उस घोषणा के अंतर्गत उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य को भारत में समाप्त कर भारत की राजनीतिक सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दी गई। उसने अपनी घोषणा के अंतर्गत सबको यह वादा किया कि हम किसी में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, मानवीय आधारों पर न्याय करेंगे, हम जितना हो सका आपके अधिकारों की रक्षा करेंगे। परंतु यह घोषणा केवल कागजों तक ही सीमित रही और धीरे धीरे यह ब्रिटिश क्राउन का प्रभाव या राजनीतिक सत्ता एक बढ़ती गई और अधिकाधिक रूप से धन निष्कासन के रूप में आर्थिक शोषण होने लगा था। इसके अंतर्गत सबसे पहला 1858 का अधिनियम हुआ, जिसके अंतर्गत शक्ति का हस्तांतरण हुआ। भारत सचिव को विभिन्न प्रकार की शक्तियां दी गई, क्राउन की शक्ति में विस्तार हुआ और 1858 के अंतर्गत अपरिमित शक्तियों को उन्हें सौंप दिया गया। इस अधिनियम द्वारा वेतन आदि के रूप में भारतीय राजस्व पर बहुत अधिक भार पड़ने लगा था। 1861 में उन्होंने भारतीय काउंसिल अधिनियम पारित किया था और उसके अंतर्गत गवर्नर जनरल की आदेश शक्ति को बढ़ा दिया गया था। इसी प्रकार उसने 1861 का अधिनियम भी पारित किया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य भारतीय जनता की विधान परिषद में कोई प्रतिनिधित्व देना नहीं था। इस अधिनियम ने अंतिम शक्ति गवर्नर जनरल और क्राउन के पास सीमित हो गई। 1861 से 1892 के मध्य भारतीय प्रशासन में परिवर्तन हुए, न्यायालयों में सुधार किया गया। लिटन ने भारतीय शस्त्र विधेयक और वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम पारित किया, जिससे भारत में रोष फैला। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्य से विभूषित किया गया। लॉर्ड रिपन के काल में इल्बर्ट बिल के संबंध में यूरोपीय लोगों के विरोध के कारण इसमें जो संशोधन हुआ उससे भारत में ब्रिटिश सरकार के प्रति रोष फैलने लगा था। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1892 में जो अधिनियम पारित किया गया था वह अधिनियम व्यापक या बिल्कुल भी इफ़ेक्टिव नहीं था, क्योंकि भारतीय मौलिक अधिकारों के पूर्णतया विपरीत अधिनियम था। हम भारतीयों के लिए महत्वहीन था और धीरे धीरे विधान परिषद पर जो बहस की जाती थी उसमें भारतीयों को मतदान देने से वंचित कर दिया गया। इस प्रकार यह अधिनियम
भारत को संतुष्ट करने में असफल रही। और यही कारण है कि 1861 के अधिनियम के अंतर्गत और 1892 के मध्य 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और उस कांग्रेस ने धीरे धीरे इसे अपना राजनीतिक मंच के रूप में अपनी भावनाओं, अपनी विचारधाराओं को प्रस्तुत किया और 1892 का अधिनियम इसी मंच के माध्यम से इसका विरोध किया गया और धीरे धीरे यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में स्थापित होने लगा या इसका प्रारंभ हुआ। धन्यवाद।